अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। बेटा, आज हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स दिखाया है, उसके कुछ एग्जांपल्स आपको समझाए हैं, सिखाए हैं। आज हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम, अगर वेरिएबल फोर्स दिया होगा तो कैसे हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं व्हेन फोर्स गिवन इज अ वेरिएबल। तो सबसे पहली बात यह है कि वेरिएबल फोर्स होता क्या है। ये तो नाम से ही पता चलता है कि फोर्स हुज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वैरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वैरीज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है कि वेरिएबल फोर्स की इक्वेशन दी होती है। फॉर एग्जांपल F इज गिवन एज 3t²। इसका मतलब है द फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वैल्यू होगा फोर्स का। या कभी दिया होगा F इक्वल टू x² माइनस 4। हियर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन। सो जब आपको ऐसे प्रॉब्लम्स दिए होंगे जहां पे आपका फोर्स वेरिएबल होगा तो आप कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। बेटा, मैं आपको एक बेसिक सा मेथड यहाँ पे दिखाता हूँ, एक बेसिक सी फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप करके देता हूँ, फिर उसी फॉर्मूला से आप वर्क डन जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो बेटा, हम क्या करते हैं, मान लो एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम दिस पोजिशन A टू पोजिशन B। लेट अस सपोज एक ऑब्जेक्ट को हमने डिस्प्लेस किया हुआ है फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B एंड वी हैव अ फोर्स। लेट अस सपोज दैट फोर्स व्हिच इज डिस्प्लेसिंग दिस ऑब्जेक्ट इज F. An object is displaced from position A to position B by a force F and we have to actually find out the work done by this force when this object is displaced from position A to position B. ठीक है बेटा, हमारा जो मकसद है यहाँ पे, पहले मैं आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके देता हूँ, एक फॉर्मूला आपको बना के देता हूँ, उसी फॉर्मूला से हम फिर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी सिंपल फॉर्मूला है, वी फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस फॉर्मूला से हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। दिस F इज ए कांस्टेंट फोर्स एंड S इज द डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हमें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं बेटा, मान लो अगर ये F वेरिएबल है और हमको वर्क डन निकालनी है फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B। हम क्या करते हैं बेटा, हम एक इस पाथ, ये जो पाथ है ना फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, हम इस पाथ का एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट हम सिलेक्ट करेंगे एंड लेट अस सपोज दिस एलिमेंट, द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज ds। एक ये जो पाथ है हमको वर्क डन कैलकुलेट करनी है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज F की वर्क डन हमें कैलकुलेट करनी है। पर यहाँ पे याद रखेंगे ये जो F है ना, दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। ये वेरिएबल फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड या इसकी डायरेक्शन वैरी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और टाइम। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। ये जो पाथ है इसका, इस पाथ में एक छोटा सा एलिमेंट, छोटी सी लेंथ हम लेते हैं और वो उस लेंथ का हमने नाम रखा ds। फिर बेटा हम क्या करते हैं हम वर्क डन इसी छोटे एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ ये वाला छोटा सा पाथ कवर करेगा तो ऑब्वियसली इस छोटे से पाथ को कवर करने में भी वर्क डन होगा और वो वर्क डन बहुत छोटा होगा। छोटा मतलब बहुत कम वर्क डन होगा और उस वर्क डन का हम नाम रखेंगे dW। अंडरस्टैंड कर लो बेटा, ये हमको एक्चुअली हमारा मकसद क्या है, हमको फॉर्मूला डेवलप करनी है वेरिएबल फोर्स की वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या किया, मान लो एक एग्जांपल ले ली, हमें A से B तक एक ऑब्जेक्ट ले जाना है हमें विद द हेल्प ऑफ फोर्स F और हमको एक्चुअली देखना है कि वर्क डन कितना होगा फ्रॉम A टू B। तो इसके लिए क्या हमने किया, मैंने आपको बताया बेटा, ये जो पाथ है ना, टोटल पाथ फ्रॉम A टू B, इस पाथ में आप एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट कर लो, छोटा सा एलिमेंट जिसकी लेंथ ds है। अब देखो, जब आप इस ऑब्जेक्ट को ये ds लेंथ करवाओगे, ds लेंथ कवर करवाओगे तो इस छोटे से पाथ में कितना वर्क डन होगा। अब वर्क तो डन होगा, अब छोटा ही सही पर कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा, उसका हमने नाम रखा dW। अब देखो ये क्यों लेते हैं हम बेटा, मान लो अगर ये छोटा सा एलिमेंट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ये फोर्स एक्ट करेगा, यही F। अब छोटे से एलिमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे, छोटे से एलिमेंट, ये छोटा एलिमेंट लेने का लॉजिक क्या है बेसिकली बेटा, छोटा एलिमेंट लेने का लॉजिक ये है कि जितनी आपकी लेंथ छोटी होगी, पाथ छोटा होगा,
उतना जो आपका ये फोर्स है ना बेटा, ये वेरिएबल नहीं रहेगा। यू कैन ट्रीट दिस फोर्स एज ए कांस्टेंट। अंडरस्टैंड कर लो, अगर फोर्स वैरी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मगर अगर आप टाइम इंटरवल बहुत छोटा लोगे dt, तो उस टाइम इंटरवल में ये फोर्स ज्यादा वैरी नहीं हो पाएगा, इट विल ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। इसी तरह अगर मान लो फोर्स वैरी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज, मगर अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, छोटी सी लेंथ लोगे, इस छोटी लेंथ या छोटे एलिमेंट के लिए जो फोर्स एक्ट करेगा ना इस बॉडी पे या इस ऑब्जेक्ट पे, उसको आप यू कैन कंसिडर, यू कैन ट्रीट दैट फोर्स फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट एज कांस्टेंट। क्योंकि वैरी तो ये करेगा, पर व्हेन यू टेक ए स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम और स्मॉल इंटरवल ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ, यू कैन टेक्निकली ट्रीट दिस फोर्स एज ए कांस्टेंट। तो अगर फोर्स इस स्मॉल एलिमेंट के लिए आप कांस्टेंट लेंगे, लेट अस सपोज दैट फोर्स इज एट, और ये एलिमेंट की टोटल लेंथ कितनी है ds, तो जो वर्क डन होगी ना dw, अब इस एलिमेंट के लिए जो वर्क डन कैलकुलेट करनी है हमें, वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें तब यूज करनी है ना जब फोर्स कांस्टेंट होगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एलिमेंट को ही स्मॉल कर दिया। जब एलिमेंट ही स्मॉल हो गया तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए जो फोर्स एक्ट करेगा वो कांस्टेंट होगा। तो बेटा बताओ, इस फॉर्मूला से हमें वर्क डन अगर कैलकुलेट करनी है तो W के बदले मैंने dw लिखा। dw क्यों लिखा, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट के लिए वर्क डन कैलकुलेट करनी है तो वर्क भी स्मॉल आएगी, इसलिए dw। तो F के बदले आएगा बेटा F। ये F अभी वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, दिस इज ए कांस्टेंट फोर्स। क्यों, क्योंकि आपने एलिमेंट स्मॉल लिया है। अगर जितना बड़ा एलिमेंट लोगे उतनी इसकी वेरिएशन ज्यादा आएगी, जितना कम एलिमेंट लोगे उतनी इसकी वेरिएशन कम आएगी। बहुत छोटा एलिमेंट लोगे, दिस इज एन एलिमेंट टेंडिंग टू 0, तो इसका मतलब है यू कैन ट्रीट दिस फोर्स एज अ कांस्टेंट, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, डॉट डिस्प्लेसमेंट, s इज द डिस्प्लेसमेंट, पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हो रही है बेटा ds, तो बेटा ये आपकी निकली स्मॉल वर्क डन, दिस इज योर स्मॉल वर्क डन। Try to understand this thing. This is the small work done that you calculated when you move this object through a small displacement ds with the help of force F. Although this force was variable, ये force variable था, पर हमने जो टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे यूज किया वो ये है कि आप जब छोटा एलिमेंट लेते हो ना, तो वेरिएबल जो टर्म होती है वो कांस्टेंट, ऑलमोस्ट इसको ट्रीट कर सकते हैं कांस्टेंट, क्योंकि कम टाइम में या कम लेंथ में वो कितना वैरी हो सकता है, बहुत कम वेरिएशन दिखाएगा। अगर वो बहुत कम वेरिएशन दिखाएगा तो यू कैन ट्रीट दैट एज कांस्टेंट। तो अगर इस स्मॉल एलिमेंट के लिए, स्मॉल लेंथ के लिए फोर्स कांस्टेंट रहेगा, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वर्क। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो इसलिए मैंने यही फॉर्मूला यूज करके ये रिजल्ट लिखा। W के बदले लिखा dw मतलब बहुत स्मॉल वर्क, बहुत छोटी वर्क। क्यों, क्योंकि एलिमेंट छोटा है। फोर्स कितना एक्ट हो रहा है F, तो मैंने डायरेक्टली F लिखा, ऑल्दो दिस इज वेरिएबल, पर इस पोर्शन के लिए ये कांस्टेंट है। डॉट डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा यहाँ पे ds। अब अगर आपको टोटल वर्क डन कैलकुलेट करनी है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, टोटल वर्क कैलकुलेट करनी मतलब है, इसका मतलब है आप ऐसी छोटे छोटे सारे वर्क्स को ऐड कर लो। मान लो आपने ये वाली वर्क निकाली, इसी तरह यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट ले लो, उसकी वर्क कैलकुलेट कर लो इसी फॉर्मूला से। ये वाली एलिमेंट ले लो, उसके लिए वर्क कैलकुलेट कर लो। इसका मतलब है अगर आपको टोटल वर्क चाहिए ना फ्रॉम A टू B, आपको ये जो आपने वर्क निकाली है ना एक एलिमेंट के लिए, ऐसे सारे एलिमेंट्स के लिए निकालनी पड़ेगी, फिर सारे एलिमेंट्स की वर्क को आपको ऐड करना पड़ेगा। और एडिशन को मैथमेटिक्स में समेशन कहते हैं, और समेशन को जो कैलकुलस है, कैलकुलस टर्मिनोलॉजी में हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अगर आपको टोटल वर्क फाइंड आउट करनी है, आपको इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा बेटा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट का क्या मतलब है, आपको समेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। समेशन का क्या लॉजिक है, समेशन का मतलब है कि आपने एक एलिमेंट के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर ली, अब यहां से यहां तक कितने एलिमेंट आएंगे, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, बहुत सारे वर्क डन आएंगे। अगर आपको टोटल वर्क डन निकालनी है तो सारे वर्क डन को आपको कैलकुलेट ऐड करना पड़ेगा, सारे वर्क डन को आपको जोड़ना पड़ेगा, और ऐड करने को हम इंटीग्रेट कहते हैं।
तो अगर आपको टोटल वर्क डन चाहिए, आपने छोटी वर्क डन स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालिए, इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर लो बेटा। जब इंटीग्रेट करोगे इस इक्वेशन को, क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dw विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, यही रिजल्ट आएगा। अब ये d और इंटीग्रल कैंसल, तो जो बेटा आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, दैट फाइनल आंसर विल बी वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds। पर कहां से कहां आपने ये टोटल वर्क डन निकाली है, फ्रॉम a टू b, तो दीज विल बिकम द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। बेटा ये आपकी बन गई फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। समझ आ रहा बेटा? तो फिर से बताता हूं, अगर आपको वेरिएबल फोर्स की वर्क डन निकालनी है तो हम छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा पाथ लेते हैं, तो उस पाथ के लिए हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। उस पाथ के लिए जो वर्क डन होगी वो छोटी होगी, वो बहुत स्मॉल होगी, उसको हम dw कहते हैं। और उस पाथ के लिए जो फोर्स, वेरिएबल फोर्स एक्ट करेगा, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं कांस्टेंट, बिकॉज पाथ छोटा है तो वेरिएशन कम होगी, वी कैन ट्रीट दैट एज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट फोर्स हम ट्रीट कर सकते हैं, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, और जो हमारी वर्क डन की फॉर्मूला आएगी छोटे पाथ के लिए वो आएगी dw विल बी इक्वल टू f डॉट ds, where this ds, this is the small path that you have taken, and this f is actually the variable force, but for this small path this has been taken as constant। अब अगर आपको टोटल वर्क डन चाहिए, then you integrate this equation। इंटीग्रेट का लॉजिक क्या है, इंटीग्रेट का मतलब क्या है, इंटीग्रेट का मतलब है कि इस पाथ में यहां से लेके यहां तक आप बहुत सारे एलिमेंट्स चूज कर सकते हैं, फिर बहुत सारे एलिमेंट्स में आप बहुत सारे वर्क्स, स्मॉल वर्क्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको टोटल वर्क चाहिए, सारे वर्क्स डन को आप ऐड कर लो। तो एडिशन का मतलब है समेशन, समेशन का मतलब है इंटीग्रेशन। ये एक एलिमेंट के लिए वर्क डन थी, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इसका मतलब आप सारे एलिमेंट्स की वर्क डन को ऐड कर रहे हैं। तो फाइनल जो आपका रिजल्ट आ जाता बेटा, वो आ जाता है कि दैट द टोटल वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स is given by integration of f dot ds। This ds is the small element and this equation must have its limits। limits जो दिए होंगे, आपने कहां से कहां बेटा वर्क डन निकालनी है। Let us suppose we have to find out work done from s1 to s2। This s1 and s2 basically represents the position कि आपको कहां से कहां वर्क डन निकालनी है। बेटा this is actually the general equation to find out the work done। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे हमने डिराइव कर ली, ये बेटा जनरल इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट इस फॉर्मूला से हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जो आपके पास इक्वेशन आ गई वर्क डन की, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds विद प्रॉपर लिमिट्स। सपोज लिमिट्स आर s1 एंड s2। ठीक है बेटा? अब चाहे ये f वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, यू कैन यूज दिस इक्वेशन एक्चुअली फॉर बोथ केसेस। दिस इज द जनरल इक्वेशन। दिस इज ए जनरल इक्वेशन का मतलब है कि ये आप कभी भी यूज कर सकते हो। फोर्स कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, ये रिजल्ट दोनों केसेस में सेम देगा। ठीक है बेटा? फॉर एग्जाम्पल इफ f इज कांस्टेंट, अगर f कांस्टेंट है, अगर f कांस्टेंट होगा तो बेटा यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा therefore वर्क डन विल बी इक्वल टू, अगर f कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल के बाहर आएगा, इंटीग्रल के जब बाहर आएगा तो ये बनेगा f डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ds। यही बनेगा ना बेटा? अगर इन केस दिस f इज अ कांस्टेंट, सो दिस विल कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन, तो बाहर आएगा तो डॉट अपनी जगह, तो इंटीग्रेशन होगी ds की। अब ये और ये कैंसिल, d और इंटीग्रल कैंसिल, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू f डॉट s। तो देखो बेटा ये फॉर्मूला आ गई, जो आपने फॉर्मूला पहले पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में, तो वही फॉर्मूला आ गई ना। इसका मतलब है इस फॉर्मूला का एक स्पेशल केस है ये वाली फॉर्मूला, इसलिए मैंने आपको कहा कि ये वाली फॉर्मूला आप कांस्टेंट फोर्स के लिए भी यूज कर सकते हो, ये वाली फॉर्मूला आप वेरिएबल फोर्स के लिए भी यूज कर सकते हो। फाइन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू फाइंड और टू कैलकुलेट द वर्क डन। अब देखो बेटा, ये जो इक्वेशन है ना वर्क डन की, that W is equal to integration of f dot ds और with proper limits, you can write, इसके बदले आप ऐसे भी लिख सकते हो, f dot ds का मतलब है बेटा f ds cos of theta, where this theta is the angle between force and displacement at any position। ठीक है? अब देखो बेटा, ये जो f है ना, बेसिकली
दिस एफ कैन हैव एनी कंपोनेंट्स। जब एक बॉडी पे फोर्स एक्ट करता है, इट कैन हैव मेनी कंपोनेंट्स। इट कैन हैव अ कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इट कैन हैव अ कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, और इट कैन हैव अ कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। इसका मतलब है कि जब फोर्स बॉडी पे एक्ट करेगा, ये फोर्स एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर सकता है, कभी ये वाई डायरेक्शन में एक्ट करेगा, कभी ये जेड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, कभी ये y और x दोनों डायरेक्शंस में एक्ट करेगा। इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट x में होगा, एक y में होगा, कभी x में भी होगा, y में भी होगा, z में भी होगा। तो जनरल क्या लिखते हैं, जनरली हम लिखते हैं जो f है ना, लेट अस सपोज दिस f इज fxi प्लस fyj प्लस fzk। ये हमने इस f की जनरल इक्वेशन लिखी। व्हाट इज fx fy fz? दिस इज एक्चुअली fx इज द component of force along x axis, fy is the component of force along y axis, and fz is the component of force along z axis। ठीक है। अब कभी फोर्स जो है अगर ये x डायरेक्शन में खाली एक्ट करेगा तो y और z कंपोनेंट जीरो होगा, i j और k नहीं होगा इक्वेशन में। अगर फोर्स खाली y डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो ये i और k नहीं होगा, it will not have this x and z कंपोनेंट। ठीक है। सिमिलरली हमने फिलहाल जनरल इक्वेशन लिखी है कि फोर्स जो है इट कैन एक्ट along x, y और z, और इट कैन हैव ऑल द थ्री कंपोनेंट्स। सिमिलरली ये जो ds है ना बेटा, दिस ds इज एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर हमने फोर्स के तीन कंपोनेंट लिखे तो इसके भी तीन कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे। हाँ, एक कंपोनेंट आएगा बेटा dx i, दूसरा आएगा dy j, तीसरा आएगा dz k। अब देखो बेटा, ds इज डिस्प्लेसमेंट, पर अगर ये डिस्प्लेसमेंट इसका अगर आप x वाला कंपोनेंट लेंगे x डायरेक्शन में तो ds को हम dx कहते हैं। अगर ds डिस्प्लेसमेंट का आप y वाला कंपोनेंट लेंगे तो इसको हम dy कहते हैं। अगर इसका हम z वाला कंपोनेंट लेंगे उसको dz कहते हैं। ठीक है बेटा। देखो अब जब आप f और ds का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि वर्क डन निकालने के लिए आपको f डॉट ds निकालना पड़ेगा। f डॉट ds जरा यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, लेट अस फाइंड आउट f डॉट ds। तो डॉट प्रोडक्ट आपको आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। हाँ, ये डॉट प्रोडक्ट का आपने पढ़ा होगा। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज थिंग्स, डॉट प्रोडक्ट, सो ये बनेगा बेटा f डॉट ds का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा बेटा fx dx। ठीक है बेटा, प्लस fy dy प्लस fz dz। ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है ये डॉट प्रोडक्ट है बेटा, सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया है। तो देयरफॉर जो वर्क डन आएगी बेटा, वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds। ठीक है। सो इसका क्या आंसर आएगा, f डॉट ds का आंसर यहाँ पे आपने निकाला है। सो दैट विल बी fx dx प्लस fy dy plus fz dz। ठीक है। What is fx, fy, fz? These are the components of force along x, y and z axis. What is dx, dy, dz? These are the components of displacement along x, y and z axis। ठीक है। और लिमिट्स जो आएंगे ना, x यहाँ पे लिमिट्स आएंगे x1, y1, z1 टू लिमिट x2, y2, z2। इसको अंडरस्टैंड कर लो। जब तक ये ds था तो लिमिट था s1 to s2। अब जब इसमें तीनों कंपोनेंट आ रहे हैं x भी, y भी, z भी, इसका मतलब तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। x चेंज होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है तो x चेंजेस फ्रॉम x1 to x2, y चेंजेस फ्रॉम y1 to y2, z चेंजेस फ्रॉम z1 to z2। सो दिस इज एक्चुअली अ जनरल इक्वेशन टू कैलकुलेट वर्क डन। और इसको आप फिर ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस लाइक दिस, अलग अलग करके लिखोगे। w विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx from x1 to x2 प्लस इसके लिए अलग इंटीग्रेशन ऑफ fy dy from y1 to y2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fz dz from z1 to z2। बेटा दिस इज एक्चुअली द फाइनल इक्वेशन यू कैन यूज टू कैलकुलेट द वर्क डन। अब देखो बेटा, कंफ्यूज नहीं होना इसको, इसमें लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग, लेट मी शो सम ऑफ द एग्जांपल्स। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको इसमें दिखाऊंगा ताकि ये जो मैंने किया है ना ये थोड़ा आपको समझ आ जाए, ये क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, लेट्स डू दैट। अब देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 ऐसे लिखता हूं बेटा, a force is acting on an object
a variable force is acting on an object and the force is given by F is equal to 3x. एक बॉडी पे एक ऑब्जेक्ट पे बेटा ये फोर्स एक्ट हो रहा है एंड ड्यू टू दिस फोर्स द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x1 इक्वल टू 2 मीटर टू x2 इक्वल टू 5 मीटर. ठीक है बेटा, वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन. अंडरस्टैंड करो, ये बहुत ही सिंपल और बेसिक प्रॉब्लम है. एक बॉडी है बेटा, ये बॉडी जो है इस पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और फोर्स वेरिएबल है. उस फोर्स की इक्वेशन भी है 3x. ठीक है, इनिशियल पोजीशन जो है ना, ये जो आप यहां से देखोगे क्लियरली जो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. फोर्स इज एक्टिंग अलोंग x एक्सिस, क्योंकि फोर्स डिपेंड है ना खाली x पे. इसका मतलब है द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इट इज अलोंग x एक्सिस. ये खाली x पे डिपेंड है, सो इट ओनली वैरीज अलोंग x एक्सिस. तो y और z कंपोनेंट नहीं दिया है. ठीक है, तो बेटा जब फोर्स एक्ट करता है ना इस पे, दिस इज द फोर्स इक्वल टू 3x. इनिशियली जो ऑब्जेक्ट था ना, इट वाज एट x इक्वल टू 2 मीटर. इनिशियली ओरिजिन से ये जो बॉडी थी इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर और इस फोर्स की वजह से ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है एंड फाइनली जो इसकी पोजीशन है दैट इज x2, दैट इज 5 मीटर. तो हमको क्या करना बेटा, हमको वर्क डन कैलकुलेट करनी है यहां से लेके यहां तक. सिंपल सी इक्वेशन है ये बेटा. दिस इज अ सिंपल एंड बेसिक इक्वेशन, बेसिक प्रॉब्लम कि एक बॉडी पे फोर्स एक्ट हो रहा है. फोर्स की इक्वेशन दी है, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, x डायरेक्शन में, और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम x1 टू x2. इसका मतलब है आपको वर्क डन कैलकुलेट करनी पड़ेगी. जब आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में दिया हुआ है और पोजीशन किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है. तो यहाँ क्लियरली आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो वर्क डन है, वर्क इज डन अलोंग x एक्सिस. यहाँ पे आपको वर्क डन x डायरेक्शन में निकालनी पड़ेगी. अगर मान लो यहाँ पे x के साथ साथ y भी दिया होगा, इसका मतलब वर्क डन आपको x डायरेक्शन में भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, y डायरेक्शन में भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. फिर टोटल वर्क डन निकालने के लिए दोनों वर्क्स को ऐड करना पड़ेगा. अब यहाँ पे क्लियरली फोर्स दिया है x डायरेक्शन में, पोजीशन भी x डायरेक्शन की चेंज हो रही है, तो वर्क डन जब निकालोगे तो खाली x डायरेक्शन की निकालोगे. तो Wx की फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताई है, किसके बराबर है तब बेटा, Fx dx. वर्क डन अलोंग ए गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू Fx dx. अब यहाँ पे F डॉट dx क्यों नहीं लिखेंगे बेटा, ये x डायरेक्शन की वर्क निकालनी है ना. जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की वर्क निकालनी है तो वहां पे हम इसी फॉर्मूला से, यही तो मैंने अभी आपको प्रूव करके दिया. अब अगर जनरल फॉर्मूला जो वर्क डन की है, जनरल फॉर्मूला इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds. ठीक है, पर इसी को अभी सॉल्व करके हमने निकाला ना Fx dx प्लस Fy dy. हाँ, जो भी है वो आंसर अभी निकाला. तो अब यहाँ पे एक ही कंपोनेंट हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे x डायरेक्शन में वर्क डन हो रही है. ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए इंटीग्रेशन fx का मतलब है ये, fx के बदले क्या देंगे बेटा, 3x और dx ऐसे लिखेंगे. और x की जो लिमिट्स दिए हैं कहां से कहां वैरी हो रहा है बेटा, x1 to x2 दैट इज 2 to 5. अब बेटा आई होप कि ये जो है ये इंटीग्रल यू कैन सॉल्व दिस इंटीग्रल. अब बेटा 3 बाहर आएगा, 3 आएगा बाहर और x dx की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट आएंगे फ्रॉम 2 to 5. सॉल्व कर लो. दिस इज 3/2, x का वैल्यू आएगा 5 स्क्वायर माइनस x का लोअर लिमिट आएगा 2 स्क्वायर. सो फाइनल आंसर क्या निकलेगा बेटा, दिस इज 3/2, 25 minus 4. 25 minus 4 is 21. So 3 into 21 divided by 2. So this is actually 3 ones are 3, 3 twos are 6 divided by 2. इतने जूल्स. This is your answer. ये आपका आंसर है बेटा. सिंपल और बेसिक प्रॉब्लम है. This is your answer. अब देखो बेटा, अगर ऐसे होगा, प्रॉब्लम नंबर सेकंड, if f is equal to फोर्स दिया है 3x स्क्वायर I प्लस 4yj प्लस 3zq. ये फोर्स की एक बॉडी पे फोर्स एक्ट हो रहा है और उस फोर्स की इक्वेशन दी है. यहां आप देखोगे फोर्स के तीनों कंपोनेंट है, x वाला कंपोनेंट भी, y वाला कंपोनेंट और z वाला कंपोनेंट भी. ठीक है, आपको यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम
फ्रॉम R1 के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1,0,3 टू R2 के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2,-1,3। अंडरस्टैंड कर लो बेटा, एक बॉडी पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है ना वो दिया है, एंड दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। आपको कैसे पता ये वेरिएबल फोर्स है? डिपेंड है ना एक्स, वाई और जेड पे। एक्स के डिफरेंट वैल्यूज, वाई के डिफरेंट वैल्यूज, फोर्स के डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। सो दिस इज क्लियरली अ वेरिएबल फोर्स। बॉडी जो थी ना इनिशियली यहां पे थी, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 था, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 3 था। जब ये फोर्स एक्ट हो रहा है तो बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है। फाइनली द बॉडी रीच टू दिस पोजीशन, एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, वाई इज -1 एंड जेड इज 3। आपको कैलकुलेट करनी है वर्क डन, यू हैव टू फाइंड आउट वर्क डन। तो क्या करोगे बेटा, सिंपल जो अभी फॉर्मूला दी दिखाई मैंने, आप जब तीनों कोऑर्डिनेट दिए हैं तो टोटल वर्क किसके बराबर है एक्चुअली, fx dx फ्रॉम x1 to x2 प्लस fy dy फ्रॉम y1 to y2 प्लस fz dz फ्रॉम z1 to z2। इससे पहले जो मैंने आपको पार्ट दिखाया वहां हमने कैलकुलेट वर्क जो की ना वो इस इक्वेशन से की, क्योंकि y और z तो नहीं दिया था। अब इस वाले क्वेश्चन में x कंपोनेंट भी है, y भी है, z भी है, तो इसलिए हमने तीनों इक्वेशंस लिखी। टोटल वर्क डन निकालनी है तो तीनों वर्क डन को ऐड कर लो। दिस इज wx, दिस इज wy, दिस इज wz। वर्क डन अलोंग x एक्सिस, वर्क डन अलोंग y एक्सिस, वर्क डन अलोंग z एक्सिस। ठीक है, अब बताओ मुझे बेटा ये fx का क्या वैल्यू है? fx इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग x एक्सिस, दैट इज दिस 3x तो क्या है, दिस इज fx। fy क्या है बेटा? fy इज 4y, j के मतलब ये वाला कंपोनेंट है ना, j का कंपोनेंट, j का कोएफिशिएंट है 4y, तो यही तो fy है। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग y एक्सिस, तो fz के बदले क्या आएगा 3z क्यूब। ठीक है, तो लिमिट्स क्या आएंगे बेटा, x1 to x2, x1 इज दिस 1, x2 इज 2, तो यहां लिमिट्स आएंगे 1 to 2। फिर y के लिमिट्स आएंगे 0 to -1, तो इसके लिमिट आएंगे 3 to 3। अगर 3 to 3 लिमिट है तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि y डायरेक्शन में तो ये इनिशियली 3 पे था, फाइनली 3 पे है, तो इसका मतलब है y डायरेक्शन में ये मूव नहीं हो रहा है। अगर मूव नहीं हो रहा है तो आंसर 0 आएगा। जरा दे दो वैल्यूज बेटा। fx का क्या वैल्यू आएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर dx, और लिमिट्स क्या आएंगे फ्रॉम 1 to 2 प्लस fy का वैल्यू क्या आएगा बेटा 4y और dy, ये fy के बदले dy ऐसे ही, और लिमिट क्या आएगा बेटा 0 to -1 प्लस fz के बदले क्या आएगा बेटा, कैन यू सी दिस थिंग, शाबाश, fz के बदले आएगा बेटा 3z क्यूब dz, और लिमिट क्या आएंगे बेटा 3 to 3। अब इसको कैलकुलेट, इसको सॉल्व करना आएगा, इजी है ना बेटा। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 बाहर आएगा, x स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन आएगी x क्यूब बाय 3, लिमिट आएंगे फ्रॉम 1 to 2 प्लस 4 आएगा बाहर, y dy की इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, लिमिट आएगा 0 to -1 प्लस 3 आएगा बाहर। इसका तो आंसर डायरेक्टली 0 निकलेगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल लिमिट सेम है ना। फिर भी आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो 3 बाहर आएगा, z क्यूब dz की इंटीग्रेशन आएगी z4/4, लिमिट आएगा 3 to 3। बेटा अब इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालो, दैट विल बी योर टोटल वर्क डन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। चलो बेटा, आपने स्प्रिंग पढ़ा होगा, मैं लिखूंगा वर्क डन इन स्प्रिंग्स, वर्क डन इन स्प्रिंग्स। बेसिकली जो स्प्रिंग्स में फोर्स एक्सर्ट होता है ना, दैट इज F इक्वल टू kx। लॉज ऑफ मोशन में मैंने दिखाया है, दिस इज द फोर्स that is actually generated in a spring when a spring is either elongated or compressed. This x is a force constant और स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड x इज द इलोंगेशन और कंप्रेशन। आपने एक्चुअली देखा होगा, अगर ये स्प्रिंग है और इसको आप इलोंगेट करोगे ऐसे, मान लो आपने इसको x इलोंगेट किया, x इज द अमाउंट बाय विच यू इलोंगेटेड दिस, यू इलोंगेटेड दिस स्प्रिंग। तो इसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, और उस रेस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन ये है। ये रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा चाहता है कि ये स्प्रिंग वापस आ जाए। ठीक है,
तो बेटा अगर ये फोर्स है, क्लियरली दिस F इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। अगर आपको वर्क डन निकालनी है स्प्रिंग में, वर्क डन स्प्रिंग में मतलब अगर आप स्प्रिंग करेंगे ना इलोंगेट फ्रॉम पोजीशन 0 टू पोजीशन x, फ्रॉम इलोंगेशन 0 टू इलोंगेशन x, कितनी वर्क डन होगी? या अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे फ्रॉम पोजीशन 0 टू पोजीशन x, दिस x कैन बी इलोंगेशन और दिस कैन बी कंप्रेशन। तो इलोंगेट करने के लिए या कंप्रेस करने में कितनी वर्क डन होगी? ठीक है बेटा, सो हम लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ dx, fx dx, क्योंकि अगर आपने यहाँ पोजीशन x लिया है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रहा है। तो यूजुअली क्या होता है बेटा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे गौर से, अगर इलोंगेशन इस डायरेक्शन में तो रेस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज f, दिस इज योर x। इसका मतलब फोर्स और इलोंगेशन में जो एंगल है ना, दैट इज एक्चुअली 180 डिग्री। जब इसको इलोंगेट करोगे सो डिस्प्लेसमेंट इज आउटवर्ड्स, बट इसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है दैट इज इनवर्ड्स। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है ना, दैट इज 180 डिग्री। इसी तरह अगर आप इसको कंप्रेस करोगे तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, पर इसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स है ना वो बाहर की तरफ है, दिस विल बी योर फोर्स। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। तो आप जनरल इक्वेशन से आंसर निकाल सकते हो, यू कैन यूज द जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन क्या है बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। फाइन, सो यू कैन राइट एफ के बदले आप लिखोगे के एक्स, या ऐसे लिख सकते हो एफ डी एस का मतलब है ना एफ डी एस कॉस ऑफ थीटा। समझ आ रहा है? सो दिस यू कैन राइट, एफ के बदले लिखोगे के एक्स। बेटा ये जो ds है ना, व्हाट इज ds? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब इस ds के बदले आप लिख सकते हो dx, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी ds, dx, dy, dz। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में है तो इसलिए हमने ds के बदले dx लिखा। और cos ऑफ थीटा विल बी cos ऑफ 180 डिग्री। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 आता है स्प्रिंग्स में। तो लिमिट कहां से कहां आएगा? लिमिट बेटा x का आएगा। इनिशियल इलोंगेशन क्या था? 0। फाइनल इलोंगेशन क्या है? x। तो इसको सॉल्व कर लो बेटा, k इज कांस्टेंट तो बाहर आएगा, cos 180 इज -1 तो -1 भी बाहर आएगा, माइनस लिखो बाहर। तो अंदर बचा x dx, लिमिट 0 टू x। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस के x dx का आंसर x²/2। जब लिमिट दोगे फ्रॉम 0 टू x तो यही आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर -1/2 k x²। बेटा this is the amount of work done that is to be done, that will be done by the restoring force during elongation or compression। तो बेटा वर्क डन इन स्प्रिंग की जो फॉर्मूला है ना, दैट इज -1/2 k x²। माइनस क्यों आ रहा है? बिकॉज रेस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज के? स्प्रिंग कांस्टेंट x इज इलोंगेशन। पर ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे when you are elongating from position 0 to position x। in case अगर आप elongate कर रहे हो, जो आपने अभी आंसर निकाला w is equal to kx minus kx dx, आपने लिमिट दिया था 0 to x, तभी लिमिट हो सकता है फ्रॉम x1 to x2। इनिशियल इलोंगेशन थी x1, फाइनल इलोंगेशन थी x2। तो इसको कैलकुलेट सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा -1/2 k x²² माइनस x1²। ठीक है, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आइदर यू विल यूज दिस फॉर्मूला इन स्प्रिंग्स और यू विल यूज दिस फॉर्मूला इन स्प्रिंग्स। हमारा जो मकसद था, मेरा जो मकसद था वो आपको दिखाना था हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब स्प्रिंग फोर्स इज आल्सो अ वेरिएबल फोर्स, तो इसलिए मैंने फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे डिराइव करके दिए। दिस इज द फॉर्मूला for work done in springs when you elongate, when initial position is 0, initial elongation is 0 and final elongation is x। और compression, elongation और compression दोनों में यूज कर सकते हो। और if initial position is x1, final is x2, then you use this formula। फाइन, तो बेटा ये वाली फॉर्मूला स्प्रिंग्स में यूज होती है। चलो बेटा एक और क्वेश्चन आपको इस पे दिखाता हूं। जेईई मेंस 2014 में आया था, बिल्कुल बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन एक आया था आपके एग्जाम में। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ।
लिखा था कि एक रबर बैंड है आपके पास, लेट अस सपोज दिस इज अ रबर बैंड, दिस इज अ रबर बैंड, इसको आप स्ट्रेच कर रहे हो, यू आर स्ट्रेचिंग दिस रबर बैंड, यू आर स्ट्रेचिंग दिस रबर बैंड बाय ए डिस्टेंस x, बाय ए डिस्टेंस x का मतलब है यू आर स्ट्रेचिंग दिस फ्रॉम 0 to x। इनिशियल इसकी स्ट्रेचिंग जो थी ना दैट वाज 0 एंड फाइनली यू आर स्ट्रेचिंग दिस बाय ए डिस्टेंस x। इसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि जब आप स्ट्रेच करेंगे तो अंदर से रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, वो चाहेगा इसको वापस लाना। रेस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन दी है ax प्लस bx स्क्वायर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये लिखा है ये जो a और b है ना बेटा ये कॉन्स्टेंट्स है। दिस इज अ रबर बैंड, यू आर स्ट्रेचिंग दिस रबर बैंड बाय a distance x and in this rubber band a restoring force is developed and the equation of that restoring force is given। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है ना, you have to find out the work done in stretching this unstretched rubber band by distance L। क्वेश्चन दिया है कि अगर आप इस रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे ना बाय एन अमाउंट L, तो वर्क डन कितनी होगी, कितनी वर्क आपको डन करनी पड़ेगी ताकि इस रबर बैंड को आप स्ट्रेच कर पाओ बाय डिस्टेंस L। बाय डिस्टेंस L का मतलब है फ्रॉम 0 to L। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आप सॉल्व करेंगे W इक्वल टू F डॉट ds, बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, फ्रॉम 0 टू, चलो लिमिट बाद में देंगे, लिमिट बाद में देंगे। इसी फॉर्मूला से बेटा वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वी यूज दिस फॉर्मूला एक्चुअली, ये जनरल फॉर्मूला है हमारी। अब यहाँ पे फोर्स बेटा जो है ना वो किस डायरेक्शन पे, फोर्स कौन से कोऑर्डिनेट पे डिपेंड है, x, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला के बदले लिख सकते हो fx dx, ठीक है, फ्रॉम x1 to x2। सिंपली आप ये वाली फॉर्मूला यूज कर लो और आंसर निकालो, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट टोटल वर्क डन, a एंड b आर कांस्टेंट्स, सो दिस विल बी इक्वल टू fx का वैल्यू दे दो बेटा, दैट इज ax प्लस bx स्क्वायर, और dx ऐसे ही आएगा, कहां से कहां स्ट्रेच करना है, बाय डिस्टेंस L, सो 0 to L आएगा लिमिट। अब इसको बेटा सॉल्व कर लो, इसकी इंटीग्रेशन कर लो, समझ आ रहा है ना बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरिएबल फोर्स दिया है, लिमिट दिए हैं फ्रॉम 0 to L, यू हैव टू फाइंड द वर्क डन। सिंपली वर्क डन की फॉर्मूला हमने यूज की। हमने क्यों इसके बदले fx dx लिखा, क्योंकि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसको सॉल्व कर लो, a बाहर आएगा, x के बदले x की इंटीग्रेशन बनेगी x स्क्वायर बाई 2 प्लस b बाहर आएगा, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, लिमिट 0 to L। अब x के बदले L आएगा तो ये बनेगा al स्क्वायर बाई 2 प्लस bl क्यूब बाई 3। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर। आई होप कि यू कैन फाइंड आउट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। मुझे लगता है बेटा अब आपको वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको सिखा दिया, और जो भी एग्जांपल्स इसमें थी छोटी छोटी जिनसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो भी आपको मैंने दिखा दी, ठीक है बेटा। चलो बेटा एक और चीज, अब वर्क डन में आपको एक और चीज सिखाता हूं, दैट इज वी ऑल्सो फाइंड वर्क डन बाय फ्रॉम द एरिया अंडर कर्व। We can also find work done from the graph. If you plot a graph between force and displacement, then the area under that graph will also give you the work. अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया है काइनेमेटिक्स में, जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या ग्राफ्स, जब मैंने आपको ग्राफ्स सिखाए हैं, वहां पे भी मैंने आपको ये दिखाया है बेटा। जो वर्क डन की फॉर्मूला है ना, जनरल फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds और इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr। बेटा मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन जो है ना, इसकी जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस इसकी है दैट दिस इंटीग्रेशन एक्चुअली इज कैलकुलेटेड ज्योमेट्रिकली बाय फाइंडिंग आउट एरिया अंडर कर्व। मैंने आपको एक्चुअली सिखाया था, if you integrate y with respect to dx and the answer is z, तो इसका मतलब है अगर आप y, ये y एक्सिस है, x ये x एक्सिस है, और आपका ग्राफ मान लो ऐसे आता है, लिमिट्स दिए होंगे फ्रॉम, फॉर एग्जांपल फ्रॉम x1 to x2,
इस इक्वेशन, ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, y और x के बीच में जो भी रिलेशन है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया, एक जनरल सा ग्राफ। बेटा x1 और x2, सपोज दिस इज x1 एंड दिस इज x2। अगर आपको z का वैल्यू निकालना है ना, इसका मतलब है आप x1 से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, x2 से दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, तो इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा ना, ये वाला एरिया, द वैल्यू ऑफ दिस एरिया विल बी इक्वल टू z। आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग, मैंने ये डिटेल में आपको पढ़ाया है। आप इसके लिए फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन रेफर टू माय क्लास ऑन ग्राफिक्स। आपको वीडियोस मिलेंगे, काइनेमेटिक्स में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है ग्राफिक्स, वो ग्राफिक्स को आप बेटा देख लो, क्योंकि मैंने ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इसकी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, चाहे वो स्लोप हो या एरिया अंडर कर्व हो, वहां पे मैंने वर्क डन की भी कुछ एग्जांपल्स दी है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, देन आई रिकमेंड कि आप पहले वो वाले वीडियोस देखो, मैंने वो मेरे यूट्यूब चैनल पे वो ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, यू प्लीज गो थ्रू देम, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली दिखाता हूँ। तो मैंने आपको कहा दैट द ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन डिनोट्स एरिया, इंटीग्रेशन मींस द एरिया अंडर कर्व, इंटीग्रेशन मींस एरिया अंडर कर्व। तो इसका मतलब है, देखो बेटा, अगर f और s फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ होगा, और उस ग्राफ के अंदर अगर आप एरिया फाइंड आउट करेंगे ना, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। इफ यू हैव अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका ग्राफ है बेटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज फोर्स, मान लो ग्राफ ऐसा है, और आपको वर्क डन कैलकुलेट करनी है कहां से कहां तक, फॉर एग्जांपल S1 से S2 तक। तो आप S1 एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, S2 दूसरा पॉइंट सिलेक्ट कर लो, परपेंडिकुलर डाल दो, तो इन दो परपेंडिकुलर्स के बीच में और इस एरिया, इस ग्राफ के अंडर ये वाला जो पोर्शन आएगा ना, इसका एरिया कैलकुलेट कर लो। जब आप इसका एरिया निकालेंगे, दैट एरिया विल बी इक्वल टू वर्क डन। सो ग्राफिकली भी हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, पर उसके लिए ग्राफ किस किस के बीच में होना चाहिए? यू मस्ट हैव अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ के जरिए आप वर्क डन निकाल सकेंगे। कैसे? आपको ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा, एरिया अंडर द ग्राफ एंड दिस पोजीशन एक्सिस, एरिया अंडर ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो एरिया आएगा, पर लिमिट्स दिए होंगे, विद इन प्रॉपर लिमिट्स उस एरिया का वैल्यू निकालो यूजिंग ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज, एंड दैट एरिया विल बी इक्वल टू योर वर्क डन। अब ख्याल रखना कि अगर दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉजिटिव हैं, तो वर्क डन भी पॉजिटिव आएगी। अगर दोनों में से एक नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो वर्क डन नेगेटिव आएगी। ठीक है बेटा? तो एक दो एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं इसमें कि कैसे वर्क डन कैलकुलेट करनी है, कैसे आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे बेटा। ठीक है? लेट अस सपोज हमारा एक ग्राफ दिया है, वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस इज फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ ऐसे दिया है बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। दिस इज योर ग्राफ। सो मैं वैल्यूज यहां से, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, ये फोर्स की एक्सिस है। लेट अस सपोज दिस इज 10 न्यूटन, दिस इज 0। लेट अस सपोज हियर दिस इज 5 मीटर। लेट अस सपोज दिस इज 10 मीटर एंड दिस इज 15 मीटर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। हमारा क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट वर्क डन। ग्राफ से हमें कैलकुलेट करनी है वर्क डन। फॉर्मूला नहीं दिया है, ग्राफ दिया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दिया है। कैलकुलेट वर्क डन, पर इसके लिए लिमिट्स दिए होने चाहिए। कहां से कहां? पार्ट ए है, यू फाइंड आउट वर्क डन फ्रॉम 0 मीटर टू 5 मीटर। 0 से 5 मीटर तक वर्क डन निकालो। दूसरा पार्ट दिया है 5 मीटर टू 15 मीटर, 5 से 15 मीटर तक वर्क डन निकालो। मैं आपको बेटा बेसिकली समझाना चाहता हूं यहां पे कि कैसे वर्क डन कैलकुलेट करने हैं। पार्ट ए है फ्रॉम 0 मीटर टू 5 मीटर, पार्ट बी इज फ्रॉम 5 मीटर टू 15 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन दिया है।
क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है, ए ग्राफ हैज बीन प्लॉटेड बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंट वैल्यूज दिए हैं हमको। हमारा क्वेश्चन है कि आप वर्क डन कैलकुलेट कर लो फ्रॉम 0 to 5 मीटर एंड 5 to 15 मीटर। देखो पार्ट ए का आंसर बेटा, 0 से 5 मीटर वर्क डन कैलकुलेट करनी है ना, तो एक परपेंडिकुलर 0 पे डाल दो, वो तो यही आएगा, दूसरा यहाँ पे डाल दो तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो 0 से 5 के बीच में जो इस ग्राफ के अंदर एरिया आ जाता है वो ये वाला आ जाता है ना बेटा, तो इस पोर्शन का आप निकालो एरिया। अब ये फिगर बन जाती है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। सो हाफ ऐसे ही बेस, इस ट्रायंगल की बेस यहां से यहां 5 मीटर है, सो 5 मीटर। अल्टीट्यूड यहां से यहां 10 है, तो इस एक्सिस पे मेजर करेंगे तो 10 आएगा। सो दिस इज 5 सो 5 5 25। ये एरिया का वैल्यू निकला ना, आप लिखेंगे जूल्स। सो वर्क डन का वैल्यू जो है 0 से 5 मीटर कितनी वर्क डन होगी, द आंसर इज 25 जूल्स। फाइन, शाबाश। इसी तरह बी, पार्ट बी, आपको 5 मीटर से 15 मीटर वर्क डन निकालनी है। इसका मतलब है आप ये 5 मीटर है, ये 15 मीटर है, इन दोनों के बीच में जो एरिया आएगा ना, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन का एरिया निकालो। अब बेटा ये सारा पोर्शन ट्रेपीजियम बन जाता है, ये पैरेलल साइड्स हैं और ये हाइट है। या इस ऐसे भी कर सकते हो, इस रेक्टेंगल का अलग से निकालो, फिर इस ट्रायंगल का अलग से निकालो, दोनों को ऐड कर लो, या ट्रेपीजियम का एक साथ निकालो। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड एक ये है, यहां से यहां, दूसरा ये है, यहां से यहां 5 से 15 मतलब 10 मीटर, प्लस यहां से यहां 5 से 10 है तो 5 मीटर आएगा। दिस इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट आएगी यहां से यहां, दैट इज 10 है। ठीक है बेटा, ये तो आपने 9th 8th 10th में पढ़ा होगा कि क्या ट्रेपीजियम ट्रायंगल्स का एरिया कैसे निकालते हैं। तो 5 से 15 तक का एरिया निकालना है, तो मैंने निकाल दिया। So 10 plus 5 is 15, 15 into 10 is 150. So हमारा जो आंसर है that is 150 divided by 2, ठीक है, that is 75 जूल। तो इस पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो that is 75 जूल। समझ आ रहा है बेटा? So this is how we calculate work done from area under curve। अब बेटा मैंने आपको यहाँ पे एक बेसिक सी प्रॉब्लम दिखाई। अब चाहे ग्राफ कैसा भी हो, आपके दो लिमिट्स दिए होंगे कि आप यहां से यहां तक वर्क डन निकालो, दो परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, उन दो के बीच में जो एरिया आता है, जो पोर्शन आ जाता है, उसका ज्योमेट्रिकल एरिया निकालो, एंड दैट ज्योमेट्रिकल एरिया विल गिव यू द वर्क डन। तो आपने अभी तक वर्क डन कैलकुलेट की 3 तरीकों से। एक था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, दूसरा था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और तीसरा था वर्क डन अंडर एरिया, अंडर कर्व। पर कौन सा कर्व होना चाहिए, द कर्व बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इफ यू हैव अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड अंडर दैट कर्व और अंडर दैट ग्राफ। समझ आ रहा है बेटा? सो आई होप कि वर्क डन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, वर्क डन हमारा कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम काइनेटिक एनर्जी और पहली इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टडी करेंगे। तो वर्क डन जो भी मैंने आपको सिखाया पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में, इसको बेटा आराम से देख लो, बेसिक से एग्जाम्पल्स कर लो, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये फर्म हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए। कहीं पे कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज में और टेक्स्ट में इन द ग्रुप। हमारा ग्रुप ऑलरेडी चल रहा है, उस पर मुझे टेक्स्ट या मैसेज कर लो, या पर्सनली टेक्स्ट और मैसेज कर लो। पर वीडियो जब भी देखोगे ना बेटा, इसको कंप्लीटली देखा करो, इसको आधा आधा पोर्शन में थोड़ा सा 5-10 मिनट बीच में, 5-10 मिनट आगे नहीं। जब भी देखना होगा, फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आई रिकमेंड कि यू वॉच द वीडियो कंप्लीटली फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, तभी जाके इसका फायदा है। और एंड आई बिलीव एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट फिर जाके कंफ्यूजन आप में नहीं आएगा, यू वोंट फील एनी कंफ्यूजन। ठीक है बेटा? तो रेगुलरली वीडियोस देखो और पूरे वीडियोस देखो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड विदाउट एनी कंफ्यूजन्स, तभी जाके इसमें फायदा है। ठीक है बेटा? सो दिस वाज योर वर्क डन कंप्लीट हो गया हमारा। हमने वर्क डन पे कांस्टेंट फोर्स भी किया, वेरिएबल पी किया और ग्राफ से भी निकाला, और हर एक
कॉन्सेप्ट या हर एक मेथड के हमने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स या एक्सरसाइज भी साथ में करा दी। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।